नमस्कार दोस्तों। आजकल न्यूज़ में आपको एक न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण रूप से सुनाई दे रही होगी। उच्चतम न्यायालय ईडब्ल्यूएस कोटा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए जो 10% का आरक्षण दिया गया है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, उसको रिव्यू करने जा रहा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो रिव्यू हो रहा है वो बेसिकली इस ग्राउंड पर हो रहा है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन का वायलेशन तो नहीं है। यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है 10% का, क्या वो संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की अवहेलना तो नहीं कर रहा। ये है न्यूज और मुद्दा। इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है, 103वां संविधान संशोधन क्या है, संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना क्या है, और किस ग्राउंड पर इसको चैलेंज किया गया है और वो ग्राउंड जस्टिफाइड कैसे है। क्यों संविधान के लिए जो संविधान पीठ के गठन का प्रावधान है, उच्चतम न्यायालय ने उसका गठन किया। इन सब चीजों को जानने के लिए आज के वीडियो में आपको हम सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देंगे। इन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे। आपको बस ध्यान से हर एक चीज को सुनना है और नोट डाउन करना है अपने रजिस्टर। इससे रिलेटेड कई सारे मुद्दे हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के छात्र को क्लियरली पता होने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको ईडब्ल्यूएस कोटा, बेसिक स्ट्रक्चर, उच्चतम न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, किन ग्राउंड्स पर इसको चैलेंज किया गया है और सरकार का स्टेक क्या है, ये सारी बातें बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज ये है कि ईडब्ल्यूएस कोटा को सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया है और कहा गया है कि ये जो है वो वायलेशन कर रहा है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। ठीक है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भेज दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस होंगे। चीफ जस्टिस होंगे यूयू ललित और इसके साथ साथ 4 और जजेस होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनवाई करेगी किस बात पर, कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन का वायलेशन है या नहीं है। ठीक है ना। इसके साथ साथ ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज, कोई भी केस या कोई भी वाद, कोई भी मुकदमा कब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिफर किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिफर करने का एक ग्राउंड है कि उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। यानी कि विधि की व्याख्या का बहुत महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए जिसका इंटरप्रिटेशन उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाने की जरूरत हो। तो देखिए, आर्टिकल 145 का 3 है, आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3। ठीक है, ये कहता है कि जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज होगा, तब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन करेंगे जिसमें कम से कम 5 जज होंगे। ठीक है, दूसरा मामला जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बनाते हैं वो है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 बेसिकली रिलेटेड है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ठीक है, यानी कि जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में राय मांगेंगे आर्टिकल 143 के अंतर्गत, तब भी संविधान पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाएगा जिसमें 5 जज होंगे। तो 145 का 3 ये क्लियर करता है कि अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, तब जाकर के हम संवैधानिक पीठ का गठन करते हैं और ये पीठ संविधान के उस तत्व की व्याख्या करती है। इतनी सी बात। पहली चीज ये है कि ये कैसे आया संविधान पीठ के पास। दूसरा मुद्दा ये है कि ये इसमें मुद्दे क्या हैं।
इसमें कौन सी चीजें हैं जिस पर क्वेश्चन किया गया है, और मैंने आपको बताया कि ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा मुकदमा इस बात को लेकर किया गया है कि जो 10% रिजर्वेशन है वो क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का वॉयलेशन करता है या नहीं करता। यानी कि इस पर क्वेश्चन है, इसकी वैलिड, इस लॉ की वैलिडिटी इस ग्राउंड पर चेक की जाए। ठीक है, 10% रिजर्वेशन दिया गया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन कौन सी चीजें देखी जाएंगी, इस पर ध्यान। सबसे पहली चीज जो सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा वो ये है कि जो इंदिरा साहनी केस का डिसीजन था, जो इंदिरा साहनी जजमेंट था, उसके अकॉर्डिंगली क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के का वायलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इंदिरा साहनी केस में एक खास बात कही गई थी कि रिजर्वेशन की अपर लिमिट 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में ये 49% के आसपास है, और जब हम 10% रिजर्वेशन दे देते हैं तो ये हो जाती है 59%। अभी ये इंदिरा साहनी का वो जजमेंट जो ये कहता है कि 10 जो अपर लिमिट ऑफ रिजर्वेशन है वो टोटल वैकेंसीज का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, उस चीज को ये वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा साहनी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसमें बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक नहीं हो सकता। ठीक है ना, जो पिछड़ेपन का आधार है वो केवल और केवल आर्थिक आधार नहीं हो सकता। तो बैकवर्डनेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में। और चूंकि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेस पर रिजर्वेशन दे रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन पुट ऑन होता है इंदिरा साहनी के जजमेंट के ऊपर भी। तो पहला कंसर्न जो एड्रेस करेगा सुप्रीम कोर्ट वो यही है कि क्या 103वां संविधान संशोधन इंदिरा साहनी केस के निर्णय को वायलेट कर रहा है या नहीं। दूसरा मुद्दा जो है वो यह है कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है उसमें जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, ओबीसीज हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, ठीक है ना, इन सब को आपने ईडब्ल्यूएस कोटा से बाहर रखा है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो लोग भी अदर फॉर्म में रिजर्वेशन ले रहे हैं उनको ईडब्ल्यूएस में फायदा नहीं दिया जाएगा, उन कम्युनिटीज को। ठीक है, तो ओबीसीज जो हो गए, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए, ठीक है, जो एससीज हो गए, एसटीज हो गए, उनको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन ग्रुप्स और कैटेगरीज के लोगों को जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको रिजर्वेशन अलग से दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है या नहीं है। So second question to be considered by the Supreme Court is about the exclusion of economically backward classes, OBCs, SCs, STs and their exclusion from the EWS reservation. ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा मुद्दा जो कंसीडर। तीसरा मुद्दा यह है कि ये चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट क्या यह जो ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्वालिटी के प्रिंसिपल को भी खराब कर रहा है, उसको भी चैलेंज कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन जो कि टेम्परेरीली क्रिएट किया गया था उसकी जगह पर एक रिजर्वेशन परमानेंट बेसिस पर दे रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। चौथी चीज जो मैंने आपको बताया कि जो 50% का डिसीजन था इंदिरा साहनी केस में उसका वायलेशन भी कर रहा है और ये 10% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट भी एक मुद्दा है, वो मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कंसीडर करेगा इस केस में, वो ये है कि जो प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी आप ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं। अगर आप
प्राइवेट अनएडेड जो कॉलेजेस हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें रिजर्वेशन दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस को, तो क्या ये जो आपका रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 19(1)(g) का वायलेशन है या नहीं है? आर्टिकल 19(1)(g) क्या कह रहा है? आर्टिकल 19(1)(g) कह रहा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। मतलब आपको अपना ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन अपने हिसाब से करने का अधिकार है। ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(g) में। और जब आप प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो क्या ये इसका वायलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर कंसीडर की जाएगी ईडब्ल्यूएस कोटे की वैलिडिटी इन द लाइट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अभी ये मुद्दा था जो मैंने आपको समझा दिया। अब इस मुद्दे के साथ साथ जो 2-3 वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं आप उनको भी समझ लीजिए, जिससे आपको बैकग्राउंड में वो क्राइटेरिया और बाकी चीजें भी पता रहे। अगर हम बात करें 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेगमेंट को 10% कोटा दिया है जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस। ठीक है, इसके लिए संविधान में आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) को जोड़ा गया है। ये दो आर्टिकल 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किसको मिलेगा? कौन है जो ईडब्ल्यूएस माने जाए? पहली चीज, अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए पर ईयर से कम आप कमाते हैं, आपकी पारिवारिक इनकम है, तो आप ईडब्ल्यूएस में आएंगे। अगर आपके पास 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चरल लैंड है तो भी आप ईडब्ल्यूएस में आएंगे। या फिर शहरों में आपका रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम का है तो भी आप ईडब्ल्यूएस में आएंगे। या फिर आपका रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो 100 या 200 स्क्वायर यार्ड से कम है, तो फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से, रेजिडेंशियल प्लॉट 100 या 200 यार्ड से कम है, तो ये क्राइटेरिया है आपके ईडब्ल्यूएस के डिटर्मिनेशन का। इस क्राइटेरिया में आने वाले लोग ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट चीज जो इसमें आपको जाननी है वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताना भूल गया, जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया था, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके लिए एस.आर. सिन्हा कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिकमेंडेशंस पर इसे ऐड किया गया है। कमेटी का नाम भी आपको पता होगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन और उसके डिफरेंट केसेस, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो केशवानंद भारती केस में दिया गया था, और इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। तो क्या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो आपको 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करता है, नहीं करता है? ये पूरा मुद्दा है। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कर रही है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने आपको एक साथ दे दिए हैं, आप इनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, आप फ्री हैं, कभी भी आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। मेरे ख्याल से आज के लिए पर्याप्त है आपके लिए। थैंक यू सो मच।